कल मैंने वो एटम के मुतालिक बताया था ना, किस तरह उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसका साइज असल से जो बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसमें मुझे किसी ने इशारा किया इस बात की तरफ कि शायद लोग ये समझ रहे हैं कि अकेला एक एटम घूमता रहता है बाहर। ये दुरुस्त नहीं है। वो तो लोगों को तो ज़्यादा इल्म नहीं है, इसलिए सरसरी ऐसे लोगों के लिए बात की जाती है कि अमूमी तसव्वुर पैदा हो जाए, वरना उसकी तस्वीर तो बड़ी गहरी और कॉम्प्लिकेटेड है। ऑर्बिट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह सूरज के गिर्द ऑर्बिट्स हैं और मुख्तलिफ सैयारे मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी अलग अलग हैं और तादाद भी उनकी मुख्तलिफ है और ऑर्बिट्स भी मुख्तलिफ हैं। और सबसे आखिर का जो ऑर्बिट है उस पर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ये फैसला करते हैं कि कितनी इसकी वैलेंसी है और कितने और एटम्स के साथ ये ताल्लुक बांध सकता है। 4 वैलेंसीज तक होती हैं। यानी एक चीज़ अगर हाइड्रोजन के 4 एटम कार्बन के साथ मिल जाएं तो ये दोनों मुतमईन हो जाएंगे और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। मगर इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखें कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों पर घूम रहे होते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है जो दिलचस्पी की लायक है कि इनका जो स्पिन है, एक तो ये कि वो इतना तेज़ है कि वो धुआं सा दिखाई देगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिखाई भी दे तो, क्योंकि 1,86,000 मील की रफ्तार से एटम जैसे छोटे ज़र्रे के इर्द गिर्द कोई चीज़ घूमे तो अंदाज़ा करें कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती होगी। वो चक्कर समझ लें ये एक फ्लैश है बिजली का, हर वक्त रहता है वहाँ, और इससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत मालूम नहीं हो सकती। मगर जो ख़ास तौर पर याद रखने के लायक बात है वो ये है कि इनका स्पिन या दाईं तरफ होता है यानी क्लॉकवाइज, या बाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज। और ये बहस लंबी है कि किस तरह पता चलता है कि दाईं तरफ घूम रहा है एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दाईं तरफ घूम रहे हैं या बाईं तरफ। और एक ही चीज़ के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जिन ज़र्रों से बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से, उनमें सब में राइट स्पिन है और जो लेफ्ट स्पिन वाले हैं उनको ज़िंदगी इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ तक कि अगर मसलन शुगर है, उसका एक फार्मूला है C12H24O12 है, क्यों जी 5 C12H24O12, ये शुगर का फार्मूला है ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो ग्लूकोज है उनका C6H12 और O6 होता है, ठीक, तो इसलिए इसका डबल होता है शुगर का, ठीक है, ठीक यही होगा जी। मगर जो भी हो, शुगर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो राइट स्पिनिंग हैं, उनका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। और इन यही केमिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स वाले भी मौजूद हैं। अगर उनसे शुगर बनाई जाए जो बहुत महंगी बनती है, यानी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज की जाए, तो वो शुगर अगर एक इंसान खाएगा तो उसको मज़ा मीठे का आएगा और एक ज़र्रा भी उसका, एक एटम भी जज़ब नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी उसको कबूल नहीं करती। अब शुगर हैं दोनों, फार्मूला एक है, लेकिन एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके घूमने ने ये फैसला किया है कि ज़िंदगी उसे कबूल करेगी कि नहीं। और जो रॉन्ग स्पिनिंग हैं उनको ज़िंदगी जज़ब नहीं करती, हालांकि मज़ा मीठे का आएगा, तमाम प्रॉपर्टीज़ मीठे वाली हैं, लेकिन सिर्फ स्पिन से फ़र्क पड़ जाता है। और मुख्तलिफ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके वज़न मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्की है, इसलिए कि उसके अंदर जो मरकज़िया है उसका, उसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है अकेला, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। अच्छा,
اگر نیوٹران ہوگا تو آئسوٹوپ بن جائے گا. ایک پروٹون اور ایک وہ الیکٹران گھوم رہا ہے. اور ہیلیم میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو الیکٹرون اور دو پروٹونز. جی. ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جن میں ایلیمنٹ وہی رہتا ہے لیکن الیکٹرانز کی تعداد اور پروٹونز کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ان کو آئسوٹوپس کہتے ہیں. ان کا وزن وہی ہوتا ہے. مثلا کاربن 12 ہے. کاربن 12 میں 12 الیکٹران کی تعداد وہی رہتی ہے, اندر نیوٹرانز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے. ہاں, نیوٹرانز کی تعداد بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وزن ڈبل ہو جاتا ہے. نیوٹران پتہ کس کو کہتے ہیں؟ نو الیکٹریکل چارج, جس میں دونوں الیکٹریکل چارج ہوتے ہیں. اچھا. اور مل کر نیگیٹو کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو, نلیفائی چارج کے لحاظ سے زیرو کر دیتے ہیں. پروٹون وہ سب سے چھوٹا ٹھوس ذرہ زندگی کا ہے جو جس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے پر اس سے بہت ہی ہلکا ایک الیکٹران کا ذرہ نیگیٹو چارج والا ہے. پروٹون اگر مرکز میں ایک ہوگا تو اس کے گرد اسی کی کشش سے الیکٹران اس کے گرد گھومے گا. اگر وہ کلیپس ہو جائے الیکٹران تو پروٹون کو نیوٹران بنا دے گا. بس مختلف جو وزن کیے جاتے ہیں کہ فلاں چیز کا اتنا وزن ہے, فلاں چیز کا اتنا وزن ہے, اس کو پروٹون جمع نیوٹران کے وزن سے ناپا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کا کیمیکل شکل کا تعلق ہے, کیا چیز ہے وہ صرف پروٹون سے پتہ چلتی ہے. مثلا کاربن میں نے بتایا نا, اس کے 12 پروٹونز ہیں اندر اور 12 الیکٹرانز اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اگر 2 نیوٹرانز اور ہو جائیں اس میں تو وزن اس کا دو حصے بڑھ جائے گا. پروٹون نیوٹران کا وزن قریباً برابر ہی ہوتا ہے, الیکٹران کا تو وزن کوئی ہوتا ہی نہیں قریباً. اس کو کہیں گے کاربن 12 نہ کاربن 14, یعنی اس کو 12 کی بجائے اس کے اندر 14 مرکزی موجود ہیں اور اسی نسبت سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے میری یادداشت کی وجہ سے کچھ پرانی باتیں پڑی ہوئی ہیں, غلطی ہو گئی ہو, تو اس لیے نہ اس میں گھبرانے کی ضرورت ہے نہ درستی کی ضرورت ہے. جس کو شوق ہوگا وہ دیکھ لے گا. مگر عمومی تصویر یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہر مادے کا اپنا ایک وزن ہے اور اس کا وزن بدلنے کے ساتھ ضروری نہیں کہ اس کی صفات بدل جائیں, یعنی اس کی حیثیت, اس کی ذات بدل جائے. اگر پروٹونز بدلیں گے اور اس کے مطابق الیکٹرانز بھی بدلیں گے تعداد کے لحاظ سے, تو ایک ایلیمنٹ دوسری ایلیمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا. مثلا مرکری اور گولڈ میں ایک پروٹون کا فرق ہے. اگر ایک پروٹون زائد کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے تو مرکری گولڈ میں, گولڈ مرکری میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح نیچے سے اوپر تک انہوں نے ٹیبل بنائی ہوئی ہے. جو بہت ہیوی ایٹمز ہیں ان میں سب سے زیادہ پروٹونز اور اتنی ہی تعداد میں الیکٹرانز ہوتے ہیں, وہ ایٹامک بم بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. اور ایٹامک بم میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ چوڑی توڑیں تو ایک ہوتا ہے نا, چوڑی میں کہتے ہیں اس کی محبت نکائی بیچ میں سے, ٹکڑا ایک ٹوٹ کے بیچ میں رہ گیا. وہ جو بیچ کا ٹکڑا ہے وہ ضیاء ہو جاتا ہے, انرجی بن جاتا ہے. مثلا ایک ایٹم کا وزن 96 ہے فرض کریں, جس کا مطلب ہے اس کا جو مرکزیہ ہے وہ 96 ذرے رکھتا ہے, بہت بوجھل ہے. اس کو اگر آپ توڑ کر 2 چھوٹوں میں تبدیل کر دیں تو ایک بن جائے 30 اور دوسرا بن جائے 61, تو کیا مطلب بنا اس کا؟ کتنا بیچ میں سے ضائع ہو گیا؟ 5. تو جو 5 ہیں وہ بیچ کے ذرے وہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے, وہ فری انرجی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ ایٹامک بم کی انرجی ہے.
एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा सख्त एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब की है। उसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और वो एक अलग बहस है कि उससे क्यों ज्यादा एनर्जी हाथ आती है और क्यों ज्यादा खतरनाक है, मगर वो करीबन सब का सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उससे एलिमेंट जो बनते हैं उसमें जो बची हुई एनर्जी का क्वांटम है वो एटॉमिक बम की दूसरी एनर्जी से ज्यादा होता है। तो ये अंदरूनी तस्वीरें हैं जिंदगी की। अब ये जो लोहा है इसको हाथ लगाया मैंने, कितना सख्त है, ये लकड़ी नाखून से छिलेगी भी नहीं, लेकिन इसका हर जर्रा अंदर से खोखला है और इतना खोखला है कि जैसा कि मैंने बयान किया, एक हॉल के गिर्द मक्खी घूम रही हो या बहुत सी मक्खियां घूम रही हो और उनकी जो बैरूनी सतह है घूमने की वो इसका साइज बना रही हो। अगर वो मक्खी कोलैप्स करके खुलिये पे आ पड़े, अपने मरकजिये पे आ पड़े, तो हॉल एक मक्खी के बराबर हो जाएगा। बीच में सब खला है। ये जो खला वाला बड़ा हुआ हुजम है ये हम देखते हैं और इसी हुजम की वजह से, मगर इसमें इतनी तेजी है उसके उनके घूमने में और इतनी सख्त ताकत है उसको रेजिस्ट करने की कि आप किसी जगह भी उंगली लगाएं तो पत्थर की तरह, सख्त चीजों में और नरम चीजों में कुछ नरम, लेकिन उनकी बैरूनी सतह को आप चीर के अंदर नहीं जा सकते। नरम से नरम चीज भी हो, वो इसलिए नरम होती है कि उनके आपस के खला होते हैं बाहर के, अंदरूनी तौर पर उसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो एटम का शेल है ये अल्लाह ताला फरमाता है हमने अतखना कुल्ला शैन, हमने जो तख्लीक की है उसमें हर चीज को अतखन किया है। अतखन का मतलब है नहायत ठोस और मजबूत और इम्परवियस बनाया है, उसके अंदर कोई चीज नफूज नहीं कर सकती। समझ गया? ये है सूरत। तो ये तफसीली लेक्चर देने का मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं था, ना कोई इसकी तैयारी की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहले चूंकि सरसरी जिक्र गुजरा था, मुझे किसी ने कहा कि शायद लोगों को बहुत ही ज़्यादा सरसरी ख्याल आया हो, तो कुछ इसकी वजाहत हो जानी चाहिए। अब ये मुख्तलिफ एटम्स जो जिस तरह मैंने बताया साइज रखते हैं, अगर ये सूरज कोलैप्स कर जाए मिसल अपनी ज़ात पर और इसके सब खला दूर होकर तमाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिल जाए, तो सूरज का एक ड्वार्फ बौना बन जाएगा जो सूरज के मुकाबले पर इतना छोटा होगा कि आप दौड़ के उसकी गिर चक्कर भी लगा सकते हैं। और इसी से फिर अगले कदम के ऊपर जाके ब्लैक होल्स बनते हैं। पहले ड्वार्फ स्टार्स बनते हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, फिर एटम्स एक दूसरे को घूंट कर उन पीस डालते हैं जो अंदर उसके जो भी खुदा ताला ने अंदर रखे हुए खला वो भी इसके इतना जोर के साथ एक दूसरे में गायब होते हैं कि धंसते हैं कि गायब हो जाते हैं। और अगर उसका एक छर्रा ब्लैक होल का जमीन के साथ तोला जाए एक तरफ, तो जमीन उसके सामने यूं उछल जाएगी, यूं हल्की हो गए कि उसकी कोई हैसियत नहीं। वहां एक छर्रा होगा और इस तरफ वो जमीन, लेकिन ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसपे वो छर्रा रखा जा सकता हो। ये फर्जी बातें हैं लेकिन हकीकत है, हिसाबी तसव्वुर से आ सकती है लेकिन वैसे हकीकत है। तो इस पहलू से अब आपको होम्योपैथी की स्टडी करनी चाहिए कि खुदा की कायनात कितनी हैरत अंगेज और लतीफ़ दर लतीफ़ है। और ये एटम जो है छोटे से छोटा, ये भी होम्योपैथिक दवा में बाकी नहीं रहता जब हम उसको पोटेंटाइज कर देते हैं। बस जो रहता है वो अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या चीज़ है।